welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and topic for today is modes of revocation of proposal. I've already told you beforehand that section 5 and 6 of the Indian Contract Act 1872 deals with revocation. हमने सेक्शन 5 में डिस्कस कर लिया रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या होता है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है. टुडे विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हिच डील्स विद मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल. बट गाइज बिफोर वी मूव ऑन, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको सेक्शन 5 नहीं पता इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट इज मेंट बाय रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, व्हाट इज मेंट बाय रिवोकेशन इटसेल्फ, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम बैक. उसके बाद आप इस वीडियो को देखना, बिकॉज टुडेज वीडियो इज मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल. इट मीन्स आप एक प्रपोजल को किस तरीके से रिवोक कर सकते हो, उसके हम मोड्स को स्टडी करेंगे. बट बिफोर स्टडिंग मोड्स यू शुड नो व्हाट इज मेंट बाय रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल. And guys, if you are new to my channel and you have not subscribed my channel yet, please subscribe my channel right now. अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. And yes, if you enjoy learning with me and you understand what I teach, please like all my videos and let me know in the comment section. So let's get started. Now, as I've already told you, we'll be discussing section 6 which deals with modes, right? It means कि आप एक प्रपोजल को किस तरीके से रिवोक कर सकते हो. I've told you कि एक प्रपोजल को या तो प्रपोजर रिवोक कर सकता है या उसका ऑथराइज्ड एजेंट रिवोक कर सकता है. इट मीन्स कि या तो प्रपोजर या उसका ऑथराइज्ड एजेंट अब एक प्रपोजल को, अपने प्रपोजल को रिवोक करना चाहते हैं. इट मीन्स ए को लगता है कि मैंने अपनी कार बी को बेचनी थी, उसने प्रपोजल भी रख दिया बी के सामने दैट आई विश टू सेल माई कार टू यू वर्थ 2 लाख रुपीज़. अब ए या उसके ऑथराइज्ड एजेंट को लगता है कि नहीं, अब हमने अपने प्रपोजल को वापस लेना है, यानी कि दे हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू रिवोक देयर प्रपोजल. बट व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डूइंग दैट, हम उसको स्टडी करेंगे. सबसे पहले विल बी स्टडिंग सेक्शन 6 क्लॉज 1 व्हिच डील्स विद कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन. इस टर्म को आपको खुद समझना है, इसका मतलब क्या है. देखो इसकी टर्म में ही सब कुछ लिखा है, विच इज़ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन. सबसे पहले तो प्रपोजर को प्रपोजी को कम्युनिकेट करना है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू जॉट दिस पॉइंट्स डाउन कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल बाय द प्रपोजर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट टू द प्रपोजी. यानी कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को जब प्रपोजल रखा, तो जिसने प्रपोजल रखा था उस इंसान को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है टू द अदर पर्सन टू हुम दैट प्रपोजल वॉज मेड दैट आई एम रिवोकिंग माई प्रपोजल. और वो जब रिवोक करेगा, यानी कि जब वो उसको कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेट करने का मतलब होता है यू शुड मेक इट नोन टू अदर पर्सन. इट मस्ट कम टू द नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन. सामने वाले की नॉलेज में आना ज़रूरी है कि आपने अपने प्रपोजल को रिवोक किया है. और जब आप इसको रिवोक करोगे तो उसका जो मेथड ऑफ रिवोकेशन है इट शुड बी एक्सप्रेस्ड. आई ऑलरेडी टोल्ड यू Section 9 of the Indian Contract Act deals with expressed and implied revocations. It deals with basically expressed and implied contracts. तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से रहते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ईदर रिटन और ऑरल. इट मीन्स कि जो प्रपोजर है उसको अपनी रिवोकेशन कम्युनिकेट करनी होगी. सबसे पहला पॉइंट, कम्युनिकेट भी किस तरीके से करनी है, इट शुड नॉट बी इम्प्लाइड, इट शुड नॉट इन्फर फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द प्रपोजर. He must expressly communicate his revocation to the proposee. Expressly का मतलब या तो either written or oral. He can write a letter to this other person revoking his proposal, or he also can make a phone call to this person revoking his proposal. इन points को मैं in depth समझाऊंगी. We'll be discussing a case law, उससे आपको clear हो जाएंगे. But ये points important है. Third important point is that कि जब आप communicate कर रहे हो, right? Wording क्या है, communication of notice of revocation. Communicate करना मतलब you should make it known to the other person. Notice of revocation का मतलब है it must be expressed. Notice मतलब it should either be written या फिर oral भी हो सकता है. It must be expressed revocation of your proposal, right? Express होना चाहिए, implied वो नहीं हो सकता. Implied किस तरीके से होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे. And third important point is that कि जो आप communication कर रहे हो of revocation of your proposal to the other person which means to the proposee, वो जो आप revocation करोगे उसकी कम्युनिकेशन मस्ट बी डन बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. अगर अब आपने एक्सेप्टेंस चैप्टर मेरे से किया है और फॉर दैट मैटर आप एक्सेप्टेंस चैप्टर से वेल फर्निश्ड हो, आपको पता है कि एक्सेप्टेंस में क्या होता है. बेसिकली आप स्टडीड सेक्शन 4. अगर आपको सेक्शन 4 पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, तो आपको ये पॉइंट भी समझ आ जाएगा. बट इसको मैं बहुत ईजिली समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, देर आर 2 पीपल ए एंड बी. ए ने बी को एक प्रपोजल दिया ऑन 1st of January बाय पोस्ट. Now that proposal reached B
ऑन 3rd of January, क्योंकि वाया पोस्ट है तो थोड़ा ट्रांजिट में टाइम लगता है, तो फर्स्ट को भेजा और बी को 3rd को पहुंचा। अब बी ने एक दिन के लिए सोचा कि मैं प्रपोजल को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। बी ने फाइनली एक्सेप्टेंस दे दी ऑन 4th of January 2021 को। जब बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दी तो वो सुबह 9 बजे दी। बी ने सुबह 9 बजे अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर दिया और उसने लेटर बेसिकली लिखा। लेटर लिख के उसने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। अब जब उसने पोस्ट बॉक्स में उस लेटर को डाला, वो ए को कब पहुंचा? 7th को। अगैन इट विल टेक सम डेज इन ट्रांजिट। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि ए जो है वो अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता है, लेकिन बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर, एज अगेंस्ट ए, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। एंड यू आर वेरी वेल अवेयर इफ यू आर स्टार्टिंग विद मी कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एज अगेंस्ट प्रपोजर कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट इज पुट इन टू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय दिस पर्सन बी सो एज टू बी आउट ऑफ हिज पावर, राइट। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ वॉच माई वीडियो ऑन सेक्शन 4, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसकी हेडिंग बेसिकली सेक्शन 4 ही है, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। तो उसको देख लेना, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को प्रपोजल रखता है, उसको अब वो रिवोक करना चाहता है, तो उसको रिवोक करने से पहले उसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। पहले तो ए को बी को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है कि मैं अपने प्रपोजल को रिवोक कर रहा हूँ। दैट टू एक्सप्रेस्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए। इंडियन लॉ में इम्प्लाइड कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज़ नॉट वैलिड, इट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड। मोर ओवर, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जो ए बी को कम्युनिकेट कर रहा है हिज रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, दैट मस्ट बी डन विद इन द टाइम। और वो टाइम क्या होगा? बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए, एज अगेंस्ट प्रपोजर, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। और इसके लिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब तक बी अपनी एक्सेप्टेंस को पोस्ट बॉक्स में नहीं डालता। क्योंकि एक बार बी ने 4th of January को सुबह 9 बजे अपनी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट बॉक्स में अगर डाल दी, इट मीन्स ए के प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। अब वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकता। बिफोर, सिंपल वर्ड्स में, जब तक ए के प्रपोजल को एक्सेप्टेंस नहीं मिलती तब तक ए रिवोक कर सकता है। और उसके प्रपोजल को एक्सेप्टेंस कब मिलती है? जब ये वाला बंदा जो प्रपोजी होता है वो अपनी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट बॉक्स में डाल देता है, सो एज टू बी आउट ऑफ हिज पावर, क्योंकि अब वो वापस नहीं निकाल सकता। इज इट? तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अब इस चीज़ में विल बी डिस्कसिंग अ केस लॉ, ऑल्दो इट्स एन इंग्लिश केस लॉ, बट मैंने उसको यहाँ पे इसीलिए इंक्लूड किया ताकि आपको समझ आए कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सप्रेस्ड कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। इस केस लॉ का बेसिकली नेम इज डिंकिंसन वर्सेस डॉड्स 1876। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि देयर वाज अ पर्सन नेम्ड डॉड्स। डॉड्स ने क्या किया? 10th of June को डिंकिंसन को एक ऑफर रखा, यानी कि डॉड्स ने डिंकिंसन को एक प्रपोजल दिया, और वो प्रपोजल ये था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको बेचना चाहता हूँ वर्थ 800 पाउंड्स। 800 पाउंड्स की डॉड्स की प्रॉपर्टी डिंकिंसन को वो बेचना चाहता है। डॉड्स ने डिंकिंसन को प्रपोजल दिया ऑन 10th of June। उसने कहा दिस प्रपोजल इज़ ओपन टिल 12th of June 9 AM इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के 9 बजे 12 तारीख को 12th of June को सुबह के 9 बजे से पहले पहले अगर आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि उस टाइम के बाद माई प्रपोजल विल लैप्स। इतना टाइम पीरियड दिया, सिर्फ 2 days दिए टू एक्सेप्ट। अब व्हाट हैपेंड इज डिंकिंसन को पता लगता है कि 11th of June को डॉड्स ने ऑलरेडी अपनी प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को बेच दी, लेकिन फिर भी द वेरी नेक्स्ट डे ऑन 12th of June, 11th of June के बाद द वेरी नेक्स्ट डे ऑन 12th of June बिफोर 9 AM डिंकिंसन ने क्या किया? अपनी रिटर्न अग्रीमेंट लिखी एक्सेप्टिंग हिज प्रपोजल, और उसने अपना प्रपोजल किसको आगे पोस्ट कर दिया? डॉड्स को। अब डॉड्स ने कहा डिंकिंसन को कि अब मैं आपकी एक्सेप्टेंस को एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानता, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सोल्ड माई प्रॉपर्टी टू सम थर्ड पर्सन। अब डिंकिंसन ने क्या किया? डॉड्स को स्यू किया, केस फाइल किया फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। डिंकिंसन ने कहा कोर्ट को कि डॉड्स को कहा जाए कि वो अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे। अब वैसे तो इट्स एन इंग्लिश केस लॉ, इसका वर्डिक्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट आई विश टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि अब यहाँ पे अगर ये इंडियन केस लॉ होता या फिर यहाँ पे इंडिया में ऐसा कोई केस लॉ हो तो वहाँ पे क्या रहेगा? इस केस में सबसे पहले डॉड्स ने डिंकिंसन को अपनी रिवोकेशन जो है वो कम्युनिकेट ही नहीं करी। उसने सीधा क्या किया? थर्ड पार्टी को अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। ही डिस्पोज्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू सम थर्ड पर्सन, उसने सोल्ड कर दी, लेकिन विदाउट कम्युनिकेटिंग हिज रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल टू डिंकिंसन। तो जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक वो वैलिड रिवोकेशन नहीं होगी। तो पहली बात तो डॉड्स यहाँ पे गलत है, बिकॉज ही डिड नॉट कम्युनिकेट।
मोर ओवर कम्युनिकेट उन्होंने एक्सप्रेसली नहीं किया, इट वॉज एन इम्प्लाइड कम्युनिकेशन। किस तरीके से, जब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को बेचते हो, इट इज़ इम्प्लाइड फ्रॉम योर कंडक्ट, आपके कंडक्ट से ये समझ आता है कि अब आप प्रॉपर्टी डिंकिंसन को नहीं बेचना चाहते, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सोल्ड ऑफ योर प्रॉपर्टी। इट मीन्स इट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ डॉड्स, डॉड्स के कंडक्ट से ऑलरेडी ये समझ आता है कि डॉड्स अब अपनी प्रॉपर्टी डिंकिंसन को बेचना नहीं चाहते, बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी सोल्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू सम थर्ड पर्सन, इज इट। तो यहाँ पे हम पॉइंट ये क्लियर कर रहे हैं कि मोड क्या है आपकी प्रपोजल, योर प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड, इज इट, बट व्हाट इज द मोड। तो पहला मोड क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। आपको क्या करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। कम्युनिकेट का मतलब है यू शुड मेक इट नोन टू द अदर पार्टी एंड दैट यू नो इट मस्ट कम टू हिज नॉलेज। इसकी नॉलेज में आना ज़रूरी है कि आपने अपने प्रपोजल को रिवोक किया है, दैट टू एक्सप्रेस्ड रिवोकेशन। आपको उसको फ़ोन कॉल करनी है या आपको लेटर लिखनी है, मैसेंजर पे मैसेज करो, बाय एनी फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपका प्रपोजल पहुंचने से पहले उसके पास आपकी रिवोकेशन पहुंच जाए, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर कब तक पहुंच जाए, जब तक ये इंसान आपकी आपकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। और ये एक्सेप्ट कब करेगा, व्हेन ही हैज़ पुट हिज एक्सेप्टेंस लेटर into the post box so as to be out of his power, or in other words you have to, you know, this person A has to revoke, has to communicate his revocation of proposal before communication of acceptance is complete as against A but not afterwards, is it। I hope आपको ये पॉइंट बहुत क्लियरली समझ आ चुका होगा। अगर अभी भी नहीं समझ आए तो सबसे पहले रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद आप देखो सेक्शन 4 जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड देन कम बैक। आई होप आपको बहुत प्रॉपर्ली समझ आएगा। सेकेंड मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल इज़ वेरी ईजी, इट इज़ लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, देखो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, अब इसी केस लॉ में आप देख लो, डॉड्स ने डिंकिंसन को कुछ दिन दिए थे कि आपको विद इन 2 days मुझे मेरे प्रपोजल की एक्सेप्टेंस देनी है। अगर आप नहीं देते हो तो मैं समझ लूँगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। इट मीन्स सर्टन टाइम पीरियड हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल, और अगर आप उस टाइम पीरियड के विद इन रिप्लाई नहीं करते हो, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा प्रपोजल था आपको, वो अपने आप ही रिवोक हो जाएगा, अपने आप ही वो ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स इफ़ ए एंड बी, दे आर 2 people, ए ने बी को एक प्रपोजल रखा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको बेचना चाहता हूँ, राइट। अब ए बोलता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो विद इन 6 weeks, यानी कि 1.5 महीने के विद इन प्लीज़ मुझे रिप्लाई करो, और अगर आपका विद इन 6 weeks रिप्लाई नहीं आता तो इट मीन्स कि जो मेरा प्रपोजल है वो अपने आप ही रिवोक हो जाएगा। ऐसा ही होता है लैप्स ऑफ टाइम में, व्हेन सर्टन टाइम पीरियड हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल, एक्सप्रेसली लिखा है प्रपोजल में कि विद इन सो एंड सो टाइम पीरियड यू हैव टू रिप्लाई। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो उसका मतलब है कि टाइम हैज़ बिन लैप्स्ड, क्योंकि टाइम फॉर एक्सेप्टिंग दैट प्रपोजल हैज़ बिन लैप्स्ड, वो प्रपोजल भी लैप्स हो जाता है, इज इट, वो ओपन नहीं रहता, वो कंटिन्यू नहीं रहता। बट वॉट इफ़ नो टाइम पीरियड हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड, जब कोई भी टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं होता ना, तो हम रीजनेबल टाइम को इनटू कॉन्सेप्ट में लेते हैं। आई विल बी गिविंग यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, राइट, आपने ऑर्डर किया अराउंड 7:30 और 8 in the evening। अब ऑब्वियसली आप क्या चाहोगे कि पिज़्ज़ा विद इन 15 minutes, 20 minutes, मैक्सिमम हाफ एन आवर और 45 minutes, राइट, उसमें आपके पास आ जाए। बट वॉट इफ़ आपका 8 o'clock को ऑर्डर किया हुआ पिज़्ज़ा रीचेज़ यू अराउंड 11:30 और 12 at night, तो क्या आप उस पिज़्ज़ा को एक्सेप्ट करोगे? नो, बिकॉज जो रीजनेबल टाइम था इट हैज़ बिन लैप्स्ड, क्योंकि रीजनेबल टाइम फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ दैट प्रपोजल हैज़ बिन लैप्स्ड, इट इज़ डीम्ड कि वो प्रपोजल भी लैप्स हो चुका है। तो किस तरीके से प्रपोजल रिवोक हो सकता है? बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर टाइम प्रिस्क्राइब्ड है तो विद इन दैट टाइम पीरियड, इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड तो अंडरस्टूड है कि विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम इज अगैन अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स विच विल डिपेंड अपॉन केस टू केस। अगर अब यहीं पे आई एम टॉकिंग अबाउट पिज़्ज़ा, इट्स अ पेरिशेबल गुड जो ख़राब हो सकती है, तो उसका विद इन अ फ्यू मिनट्स और अ फ्यू आवर्स, राइट, बस उतना ही। फ्यू आवर्स भी बहुत ज़्यादा, विद इन अ फ्यू मिनट्स इफ़ यू आर ऑर्डरिंग, तो विद इन अ फ्यू मिनट्स इट शुड रीच योर डेस्टिनेशन। अगर वो नहीं आता तो इट मीन्स रीजनेबल टाइम हैज़ बिन लैप्स्ड, इज इट। अब इसमें हमने एक केस लॉ भी डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर, उसको मैं फिर से यहाँ पे लेके आई हूँ, विच इज़ हैंथॉर्न वर्सेस फ्रेजर। इफ़ यू रिमेंबर हैंथॉर्न वर्सेस फ्रेजर 1892, इसको मैं सिर्फ ब्रीफिंग करूँगी, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया है। इसमें इफ़ यू रिमेंबर कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को प्रपोजल दिया था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको बेचना चाहता हूँ वर्थ 750 pounds। अब क्या हुआ था, इस इंसान की जो एक्सेप्टेंस थी टू हिज प्रपोजल, वो उसने क्या किया, शाम को 3:50 PM एक्सेप्टेंस दी थी टू दिस पर्सन। इसने अपनी एक्सेप्टेंस दी 3:50 PM एंड हिज एक्सेप्टेंस लेटर रीच्ड दिस पर्सन एट 8 AM, 8 बजे रात को इसको पहुंचा। लेकिन इस इंसान ने सोचा, जो प्रपोजर था
उसने सोचा कि मैं अपने प्रपोजल को रिवोक करना चाहता हूँ। आई नो लॉन्गर वॉन्ट टू सेल माई प्रॉपर्टी टू दिस पर्सन फॉर 750 पाउंड्स। इस इंसान ने क्या किया, लेटर ऑफ रिवोकेशन 1 o'clock लिखा, यानी कि 1 PM उसने अपना बहुत देर पहले ही अपनी प्रपोजल इस इंसान को भेज दिया था, लेकिन उसको लगा कि मुझे अब नहीं बेचनी प्रॉपर्टी, तो उसने क्या किया, 1 बजे, ठीक है ना, दोपहर के 1 बजे अपना लेटर ऑफ रिवोकेशन लिखा। और लेटर ऑफ रिवोकेशन इस इंसान के पास कब पहुंचा, 5:30 in the evening। अब अगर आपको याद हो, हमने रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में इस केस लॉ को बहुत इन डिटेल डिस्कस किया था। उसमें आप टोल्ड यू कि टाइम की क्या सिग्निफिकेंस होती है। यहाँ पे भी क्या हो चुका है, टाइम हैज़ बिन लैप्स्ड। क्यों, देखो 3:50 PM पे वो ऑलरेडी अपनी एक्सेप्टेंस भेज चुका है। क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी एक्सेप्टेंस भेज चुका है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। डजेंट मैटर उसके पास लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुंच गया, उसके पास लेटर ऑफ रिवोकेशन अगर पहले पहुंचता, प्रायर टू 3:50, तब वो वैलिड रिवोकेशन होती। लेकिन यहाँ पे इट इज़ नॉट कंसीडर्ड अ वैलिड रिवोकेशन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि टाइम ऑफ रिसीट जो है वो डिपेंड करता है, किस टाइम पे आपने लेटर ऑफ रिवोकेशन भेजा वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन सामने वाले को किस टाइम पे रिसीव हुआ वो मैटर करता है। अगर उसको रिसीव हुआ आफ्टर ही हैज़ सेंट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तो वो वैलिड रिवोकेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, लैप्स ऑफ टाइम का ही तो कॉन्सेप्ट है, टाइम हैज़ बिन लैप्स्ड, राइट। 3:50 PM के अगर पहले आपका मतलब जिस टाइम पे उसने अपनी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट बॉक्स में डाली, अगर उसके पहले आपका लेटर ऑफ रिवोकेशन इस इंसान को रिसीव हो जाता, फिर ये वैलिड रिवोकेशन होती। बट बिकॉज टाइम हैज़ बिन लैप्स्ड, अब यहाँ पे इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड रिवोकेशन। सिमिलर इज दिस एग्जाम्पल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 9 बजे से पहले पहले अगर आप कर दोगे तो इट्स ओके, बट आफ्टर 9 AM आप नहीं रिवोक कर सकते, बिकॉज कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट दिस पर्सन। इस एग्जाम्पल में भी, इस केस लॉ में भी सिमिलरली वही हुआ, लैप्स ऑफ टाइम। डोंट वरी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे केस लॉज पुराने हैं विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। प्लीज बी इन टच विद माई वीडियोज ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एवरी कॉन्सेप्ट वेरी प्रॉपरली। हर एक कॉन्सेप्ट को आप देख लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द कंडीशन प्रीसिडेंट व्हेन देयर इज नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रीसिडेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज आप रिटन अ लेटर टू यू मेकिंग अ प्रपोजल, लेकिन जब मैं आपके सामने एक प्रपोजल रखती हूँ तो मैं उसमें कंडीशन लगा देती हूँ। अगर वो कंडीशन मैंने लगाई तो आपको बिफोर यू गिव योर एक्सेप्टेंस टू मी, आपको उस कंडीशन को पूरा करना है। फॉर एग्जांपल, बहुत ईजी एग्जांपल देती हूँ कि एक लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट को बोलता है कि मेरी लैंड पे वही इंसान रहेगा जो वेजिटेरियन है, राइट। ऑब्वियसली दोज पीपल वो वेजिटेरियन होंगे तो वो कहते हैं कि हम रेंट भी उसी रेंटेड हाउस पे भी उसी इंसान को रखेंगे जो वेजिटेरियन होगा। इट मीन्स ये जो प्रपोजल है इसके साथ एक कंडीशन प्रीसिडेंट है। कंडीशन प्रीसिडेंट का मतलब है कंडीशन विच इज़ टू बी फुलफिल्ड बिफोर यू गिव योर एक्सेप्टेंस। इट मीन्स कि इस इंसान ने जब ये ऑफर दिया, प्रपोजल रखा कि आई विल बी लेटिंग माई हाउस टू ओनली दैट फैमिली विच इज़ वेजिटेरियन, तो बिफोर एनी बडी फ्रॉम पब्लिक गिव्स हिज और हर एक्सेप्टेंस टू दिस प्रपोजल, दे हैव टू फुलफिल द कंडीशन विच इज़ प्रेसिडेंट टू गिविंग देयर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस देने से पहले जो कंडीशन है वो पूरी करनी होगी। वो कंडीशन क्या है, वेजिटेरियन फैमिली। इट मीन्स हूसोएवर इज़ वेजिटेरियन वो आके यहाँ पे रह सकते हैं। तो कंडीशन प्रीसिडेंट का मतलब समझ आया, जो कंडीशन विच इज़ प्रेसिडेंट, इट इज़ प्री मीन्स पहले, तो इट इज़ अ कंडीशन विच इज़ टू बी फुलफिल्ड बिफोर अ पर्सन फाइनली गिव्स हिज अप्रूवल और हिज एक्सेप्टेंस टू अ प्रपोजल। तो ये बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको समझ आता है कि कंडीशनल प्रपोजल भी होता है। प्रपोजल कैन बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक्सेप्टेंस जो है वो अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूट होती है। हमने एसेंशियल स्टेप डिस्कस करे थे, तो एक्सेप्टेंस कैन बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, इट शुड बी, बट प्रपोजल कैन बी कंडीशनल। तो जब कंडीशन प्रेसिडेंट है तो इट इज़ नथिंग बट अ कंडीशनल प्रपोजल। और जो इंसान नॉन फुलफिलमेंट करता है उस इंसान के लिए प्रपोजल रिवोक हो जाता है। इट मीन्स वही एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। तो इसमें हम बेसिकली डिस्कस करें कि किस तरीके से प्रपोजल रिवोक हो सकता है। तो उसको रिवोक करने का क्या मेथड है, वो अपने आप रिवोक हो जाएगा अगर कंडीशन प्रेसिडेंट आपने फुलफिल नहीं करी, राइट। कंडीशन प्रेसिडेंट है, आपको कंडीशन करनी है। कंडीशन प्रेसिडेंट किसी भी तरीके से हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान ने दूसरे इंसान को प्रपोजल रखा और उसने कहा कि बिफोर यू गिव योर एक्सेप्टेंस कई बार कंडीशन प्रेसिडेंट में क्या होता है कि कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवानी है, देयर मस्ट बी अटेस्टेशन,
साइन होना ज़रूरी है, राइट, अटेस्टेशन होना ज़रूरी है, किसी भी तरीके की कंडीशन प्रेसिडेंट हो सकती है कि इस चीज़ को पूरा करो। कई बार ऐसा होता है कि आपको एडवांस पेमेंट देनी है, राइट। अब एक सिंगिंग ठीक है ना, होटल मैनेजमेंट के लोग हैं, होटल मैनेजर्स हैं, वो किसी सिंगर को इन्वाइट करते हैं टू सिंग एट अ कॉन्सर्ट, राइट, कि एक हमारे यहाँ पे कॉन्सर्ट है, वहाँ पे आप गाना गाओ। तो कंडीशन प्रेसिडेंट सिंगर रख सकता है कि मुझे पहले पेमेंट इन एडवांस चाहिए। तो वो जो एडवांस पेमेंट लेता है होटल अथॉरिटीज़ से, वो भी क्या एक कंडीशन प्रेसिडेंट है। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, एक कंडीशन लगाते हो विच इज़ टू बी फुलफिल्ड प्रायर यू गिव योर एक्सेप्टेंस। इस तरीके से होती है कंडीशन प्रेसिडेंट। और अगर आप उस कंडीशन को पूरा नहीं करोगे, इफ़ यू विल नॉट फुलफिल इट, failure on your part to fulfill that condition will automatically revoke your proposal। उससे आपका proposal revoke हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड है ऑफ रिवोकेशन ऑफ proposal। किस तरीके से proposal revoke होता है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, क्योंकि कंडीशन लगा दी गई है। जो इंसान उस कंडीशन को पूरा कर लेगा उसके लिए प्रपोजल इज ओपन। लेकिन इफ़ यू आर नॉट फुलफिलिंग इट, तो वो कंडीशनल प्रपोजल है, राइट, वो प्रपोजल वैसे ही चलेगा। तो हूसोएवर फुलफिल्स इट, उसके लिए वो प्रपोजल ओपन है, बाकियों के लिए इट विल बी रिवोक्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेक्शन 6 क्लॉज 4 विच इज़ बाय डेथ और इंसेनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेथ और इंसेनिटी का पॉइंट। ना व्हाट हैपन्स इज, कई बार क्या होता है कि जो प्रपोजर होता है ही डाइज और ही बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विच मीन्स वो पागल हो जाता है, यानी कि ही इज़ इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अनसाउंड माइंड आप समझ रहे हो, मेंटल प्रॉब्लम, राइट, ल्यूनेटिक पर्सन। तो व्हाट हैपन्स इज कि अगर एक प्रपोजर जो है ही डाइज और ही बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वो इंसेन हो जाता है, ही बिकम्स अ ल्यूनेटिक, तो उस टाइम पे क्या होगा, क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रपोजल उस टाइम पे रिवोक होगा या नहीं होगा। जिसने प्रपोजल रखा, जब वो इंसान ही नहीं है, ही हैज़ डाइड, तो क्या ये वैलिड होगा प्रपोजल या नहीं होगा। तो माय फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है ऑन द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। इट मीन्स अगर व्हाट हैपन्स इज कि अगर एक इंसान का द फैक्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन, प्रपोजर की डेथ का या उसकी इंसेनिटी का, अगर ये इस फैक्ट की नॉलेज है प्रपोजी को, तब ये क्या हो जाएगा, प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। बट इफ़ द फैक्ट ऑफ दिस पर्सनस डेथ और इंसेनिटी इज़ नॉट नोन टू द प्रपोजी, फिर ये वैलिड ही रहेगा। पॉइंट बेसिकली ये होता है कि बाय डेथ और इंसेनिटी, अगर एक प्रपोजर की डेथ हो जाती है या ही बिकम्स इनसेन, तो दैट विल नॉट ऑटोमेटिकली रिवोक द प्रपोजल। ऑटोमेटिकली प्रपोजल रिवोक नहीं होगा। इट विल डिपेंड on the fact whether the proposee knows the fact of his death or insanity or not। अगर proposee को पता है, ऑलरेडी पता है कि इस इंसान की जिसने मुझे proposal रखा तो उसकी डेथ हो चुकी है, इट मीन्स इस इंसान को जब पता है, इट हैज़ कम टू हिज नॉलेज। आई टोल्ड यू, हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, व्हेन द फैक्ट ऑफ प्रपोजर्स डेथ और इंसेनिटी has come to the knowledge of the person to whom it is made, it means the proposal stands revoked, वो अपने आप रिवोक हो जाएगा। बट अगर इसकी डेथ की या इसकी इंसेनिटी का फैक्ट प्रपोजी को नहीं पता, उसके लिए, क्योंकि उसको नहीं पता, ही इज़ अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट, उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया गया, तो इसके लिए प्रपोजल क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो पॉइंट क्या है कि बाय डेथ और इंसेनिटी, इसमें इफ़ आता है, इफ़ मतलब इफ़ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ or insanity is known to the other person, to the proposee, then it will get automatically revoked, proposal revoke हो जाएगा। बट अगर उसकी डेथ का या उसकी इंसेनिटी का फैक्ट प्रपोजी को नहीं पता, तो फिर ये एक वैलिड ही प्रपोजल रहेगा। तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डिपेंड करता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रपोजर हैज़ डाइड सो इज़ हिज प्रपोजल, नो, ऐसा नहीं होगा। इट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट वेदर प्रपोजी नोज ऑफ इट और नॉट। अगर प्रपोजी को पता है बिफोर गिविंग एक्सेप्टेंस, बिफोर ही गिव्स हिज एक्सेप्टेंस, अगर उसको एक्सेप्टेंस देने से पहले इस चीज़ का पता लग जाता है कि ही हैज़ डाइड, इट मीन्स उसके प्रपोजल के साथ, उसके डेथ के साथ उसका प्रपोजल भी रिवोक हो चुका है। बट अगर उसको नहीं पता या फिर प्रपोजी अपनी एक्सेप्टेंस दे चुका है, तो जब एक प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो वापस नहीं आ सकता, आई टोल्ड यू, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही बनेगा। सो इट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Last we'll be discussing counter proposal and subsequent illegality or impossibility. Basically we have discussed section 6 clause 1, 2, 3 and 4. अब I'll be discussing two more important points, ये भी इसी concept के अंदर हम read करते हैं, which is counter proposal. Counter proposal I hope I don't need to tell you even, क्योंकि if you are in touch with my videos आपको already पता होगा कि counter proposal होता क्या है। We have discussed a case law which is I guess Hyde versus Wrench। हमने Hyde versus Wrench case law discuss किया था। उस केस लॉ के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि देयर इज़ अ पर्सन ए ने बी को कहा था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको बेचना चाहता हूँ वर्थ 1000 पाउंड्स। तो बी ने कहा था ए को कि नो,
I am willing to purchase your farm but not for 1000 pounds, instead I wish to purchase it for 950 pounds. If you remember, right, इसके फैक्ट्स ऐसे ही थे कि ए अपना फार्म बी को बेचना चाहता है जो कि 1000 पाउंड्स में बेचना चाहता है। बी कहता है मैं आपके फार्म को खरीदने को तैयार हूँ बट 1000 पाउंड्स में नहीं 950 पाउंड्स में। इट मीन्स बी ने ए के प्रपोजल को पार्शियल एक्सेप्टेंस दी थी, पूरा पूरा उसने सेलेक्ट नहीं किया था। इट मीन्स बी हैज़ अप्रूव्ड और ही हैज़ गिव एक्सेप्टेंस टू अ पार्ट विच इज़ फेवरेबल टू हिम, और उसने बाकी का छोड़ दिया था। बी ने पार्शियल एक्सेप्टेंस दिया था। तो यहाँ पे अब आई टोल्ड यू कि जब बी ने ए के प्रपोजल के ऊपर प्रपोजल रख दिया तो इट इज़ नॉट बेसिकली एन एक्सेप्टेंस। उसको आप एक्सेप्टेंस नहीं कहोगे बिकॉज पार्शियल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। तो ये क्या था, इट गेव बर्थ टू अ काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल का मतलब होता है प्रपोजल पे प्रपोजल आना, यानी कि ए के प्रपोजल को बी ने एक्सेप्ट तो कर लिया बट पार्शियल एक्सेप्टेंस दी और कहा कि मैं खरीदने को तैयार हूँ बट 950 पाउंड्स में। तो ये भी क्या है, एक काउंटर प्रपोजल है। काउंटर प्रपोजल गिव्स बर्थ टू अ न्यू प्रपोजल, नया प्रपोजल आता है। एंड आई हैव टोल्ड यू कि काउंटर प्रपोजल में पोजीशंस इंटरचेंज हो जाती हैं। इंटरचेंज पे किस तरीके से होती हैं, जो ओरिजिनल ऑफरर होता है, जो ओरिजिनल प्रपोजर होता है वो प्रपोजी बन जाता है और जो ओरिजिनल प्रपोजी है वो प्रपोजर बन जाता है, राइट। यहाँ आप ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, प्लीज वॉच माई वीडियोज, बी इन टच विद दोज वीडियोज। तो उसमें आप ऑलरेडी टोल्ड यू काउंटर प्रपोजल। तो आपको समझ आ ही गया कि जब हम काउंटर प्रपोजल रख देते हैं तो ओरिजिनल ऑफर, उस टाइम पे मैंने बताया था कि ओरिजिनल ऑफर स्टैंड्स लैप्स्ड, इट बिकम्स डेड एज सुन एज काउंटर प्रपोजल इज मेड, वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। अब सामने वाले की मर्जी है वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट, राइट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट विच इज सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। इसमें आप टोल्ड यू कि सब्सिक्वेंट का मतलब पहले क्या होता है, बाद में। सपोज देर आर टू पीपल ए एंड बी। ए ने बी को एक प्रपोजल दिया कि मैं बेसिकली ए ने बी को कहा कि मैं लिकर, जो मेरी लिकर शॉप है आप मेरे से लिकर परचेज कर लो। तो बी ने कहा ठीक है मैं आपसे लिकर परचेज करने को तैयार हूँ। बट व्हाट हैपन्स इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सपोज दीज टू पीपल एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1st ऑफ जनवरी 2021। इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको लिकर परचेज करूँगा, मैं आपको लिकर दूंगा एंड फॉर दैट यू हैव टू पे मी, राइट। आई विल सप्लाई यू विद लिकर और आप मुझे पे कर देना। बी सेज ओके, राइट। नाउ अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज कम इनटू एग्जिस्टेंस बट व्हाट हैपेंस इज कि सब्सिक्वेंटली मे बी ऑन 20th और 25th ऑफ जनवरी 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे बैंड द ट्रेड इन लिकर। उन्होंने लिकर का ट्रेड ही बैन कर दिया। इट मीन्स हूसोएवर डज इट, वो क्या बन जाएगा, इलीगल। तो इट मीन्स सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी आ गई। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि इट बिकम्स इलीगल। इफ़ इट बिकम्स इलीगल तो वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाएगा, राइट। तो क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या होगा, ए ने जो प्रपोजल बी को दिया था तो वो अपने आप ही रिवोक हो जाएगा क्योंकि उनका जो प्रपोजल है उसकी जो कंसिडरेशन है, टोल्ड यू कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न दिस सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर क्या था, लिकर। जब लिकर ही बैन कर दी, इट हैज़ बिकम इलीगल, तो आप लिकर का ट्रेड नहीं कर सकते। तो इट मीन्स बाय सब्सिक्वेंट, बाद में बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, जो आपका प्रपोजल होता है यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है उस प्रपोजल का, व्हेन दैट हैज़ बिकम इलीगल तो हाउ कैन यू बाइंड अदर पार्टीज। दो लोग जो बाइंड थे वो बाइंड नहीं रहेंगे। इट मीन्स अपने आप ही प्रपोजल क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप टोल्ड यू मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। पहला मोड वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 6 क्लॉज 1 विच इज़ बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। आपको सिर्फ कम्युनिकेट करना है अपने नोटिस को ऑफ रिवोकेशन in an expressed form and that too before communication of acceptance is complete as against proposer but not afterwards. We have discussed a case law. Secondly, I have told you by lapse of time, अगर टाइम प्रिस्क्राइब्ड है तो जब वो प्रिस्क्राइब्ड टाइम लैप्स हो जाएगा तब आपका जो प्रपोजल है वो खत्म हो जाएगा। अदरवाइज इफ इट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड देन विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो रीजनेबल टाइम इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ पिज्जा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रीसिडेंट। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रीसिडेंट का मतलब है कि कंडीशन लगाई जाती है। आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेरियन हाउस, राइट, कि वेजिटेरियन फैमिली को ही हम रेंटेड हाउस देंगे तो कंडीशन प्रेसिडेंट, यू हैव टू फुलफिल दैट कंडीशन। और अगर आप उस कंडीशन को पूरा नहीं करोगे तो आपके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली दैट प्रपोजल इट विल स्टैंड रिवोक्ड। देन बाय डेथ और इंसेनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेथ और इंसेनिटी ऑफ अ प्रपोजल विल नॉट ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट योर प्रपोजल। ऑटोमेटिकली वो इनवैलिडेट नहीं होगा बट इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट वेदर द प्रपोजी नोज ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी बिफोर गिविंग एक्सेप्टेंस और नॉट। अगर उसे पता है बिफोर ही गेव हिज एक्सेप्टेंस, राइट, तो वो उसके लिए प्रपोजल रिवोक हो चुका है। क्योंकि प्रपोजल रिवोक हो चुका है तो उसको आप एक्सेप्टेंस
नहीं दे सकते. Next is the important point, which is counter proposal. We have already discussed number of times. Hyde versus Wrench case law, and by subsequent impossibility or illegality. Subsequent impossibility or illegality, I have given you an example of liquor trade, right? So thank you so much guys. I hope आपको समझ आया modes of revocation of proposal. Today we are done with revocation chapter also. We have discussed section 5 and 6 in greater detail. Please watch all my videos and be in touch with my videos, because I use previous examples more often than not, ताकि आपको भी समझ आए and it becomes easy for me to teach. Thank you so much guys. Stay safe, keep learning, and bye bye.